Hello, friends. Good morning. Welcome to my YouTube channel. My name is Mahesh Singh. Guys, in this video, we are going to discuss insurance terminology for your upcoming LIC AAO examinations. सो गाइस जैसे कि लास्ट जो हम लोगों का वीडियो था उसमें हम लोगों ने इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के आपका जो पार्ट वन है आपका, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोगों ने आपका 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो कंप्लीट जो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी आपका या जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है आपका, उसको हम लोग आपका स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो जो प्रीवियस क्लास आपका था उसमें हम लोगों ने आपका कुछ मेजर टर्म्स आपके डिस्कस करे थे, ठीक है। जैसे जो वैकेंसी आपका है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करी थी, की वर्किंग एरिया या सैलरी एंड अदर्स। इसके बाद हम लोग आपका आए थे इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस मैंने आपको समझाया था बेसिक। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल आपका, ठीक है, जो कि जो फ्यूचर में आने वाले जो भी अनसर्टेन फाइनेंशियल लॉसेस हैं उनको आपका डाइवर्सिफाई या उनको हेज करने के लिए हम लोग इसको आपका यूज करते हैं, ठीक है। बेसिक इंश्योरेंस क्या था? एक कंट्रीब्यूशन का बिजनेस आपको समझाया था, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करके हम लोग इसको लेके चलते हैं, ठीक है। और दूसरा एक रिस्क मैनेजमेंट टूल, जिसके कि जो भी फाइनेंशियल जो फ्यूचर फाइनेंशियल लॉसेज हैं उनको हम लोग डाइवर्सिफाई या हेजिंग के लिए आपका यूज करते हैं, ठीक है। बेसिक जो इंश्योरेंस आपका होता है दो तरीके का आपको समझाया था, एक आपका लाइफ इंश्योरेंस और एक आपका जनरल इंश्योरेंस, जीवन बीमा और सामान्य बीमा आपका। जीवन बीमा जिसमें हम लोग किसी ह्यूमन बीइंग के लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं, और सामान्य बीमा लाइफ के अलावा जितने अदर होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस, मोबाइल आपका, फायर इंश्योरेंस, ये जितने भी सारे आपके चलते हैं आपका जनरल इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जैसे इंश्योरेंस का ज़रूरत क्यों पड़ता है, इस चीज़ को मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा हम लोग आए थे आपका IRDAI, जो कि एक फाइनेंशियल रेगुलेटर है आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी हैं, ठीक है, जैसे कोई भी नया इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका खुलता है, उसको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, या आपका जो इंश्योरेंस कंपनीज कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए गाइडलाइंस आपका फ्रेमवर्क करना, या फिर कोई भी इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जितने भी इंश्योरेंस अम्बुसमेंट है आपके, ठीक है, 5 टोटल 5 अम्बुसमेंट है आपका, लेखपाल हम लोग जिनको बोलते हैं, बीमा लेखपाल। तो उनके बीच में आपका कैसे किस तरीके से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका है, या जो भी सारी चीज़ें आपकी हैं, वो सारा IRDA के द्वारा देखा जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडिया में मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को पढ़ते हैं तो RBI के बाद IRDA आता है, ठीक है। इसके अलावा जो IRDA है, अप्रैल 1 2000 में इसको फॉर्म किया गया था अंडर IRDA एक्ट 1999। हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आपका, और जो चेयरमैन है वो हैं आपके सुभाष चंद्र खुंटिया, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग आपका स्टडी करे थे वो आपका LIC के बारे में, ठीक है। अब LIC का एग्जाम है तो LIC से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कब फॉर्म हुआ, एक्ट कौन सा है, या अदर्स, ठीक है। जैसे आपका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1 सितंबर 1956 आपका, ठीक है। LIC एक्ट 1956, हेडक्वार्टर मुंबई, और हेमंत भार्गव जो कि इसके चेयरमैन है। इंडिया की सबसे बड़ी आपका इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसके एसेट्स एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। कुछ सब्सिडरीज हैं LIC की आपकी, ठीक है। सब्सिडरीज आपको समझाया था, और कुछ मेजर सब्सिडरीज आपका जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC पेंशन, LIC इंटरनेशनल, LIC कार्ड सर्विसेज, LIC म्यूचुअल फंड्स, और IDBI बैंक। IDBI बैंक को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली अक्टूबर-नवंबर 2018 जब इसके 51% के जो स्टेक होल्डिंग है वो किसने एक्वायर किया? आपका LIC के द्वारा की गई। तो सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मोर देन 50% से ओन करता है तो हम लोग उसे सब्सिडरी की तरह काउंट करते हैं उसका। तो IDBI बैंक जो कि सब्सिडरी बन गया किसका? आपका IDBI LIC के लिए आपका। तो ये सब्सिडरीज इनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट आपको बताए थे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, जिन एक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। तो कुछ मेजर मेजर एक्ट्स जो हैं आपके, वो जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है, बीमा अधिनियम 1938, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1966, LIC एक्ट 1956, GIC या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972, IRDAI एक्ट 1999, ठीक है, एडा एक्ट 1999। तो ये कुछ मेजर मेजर एक्ट हैं आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेट करते हुए। इसके बाद हम लोग आए थे, आपका हिस्ट्री पढ़ा था हम लोगों ने इंश्योरेंस का आपका, ठीक है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले
जो इंश्योरेंस आपका आया था वो आपका चाइना से आया था, ठीक है। जो चाइनीज ट्रेडर आपके थे, जो समुद्री आपके जो लुटेरे होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा आपका इनके जहाज लूटे जाते थे, तो उसकी में इन्होंने क्या करा, सबने थोड़ा थोड़ा प्रीमियम कलेक्ट करा और जिसका भी जहाज लूटा गया उसको वो पैसा देते थे, ठीक है। देन आपका इंडिया में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी आया, आपका ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1818। 1870 आपका बॉम्बे म्यूचुअल अश्योरेंस लिमिटेड आपका, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सो गाइज, अभी तक हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स को आपको स्टडी किया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे आपका मैसेज के थ्रू लिख सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग उन पॉइंट्स के ऊपर आपका काम कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई टर्म नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में दे दें, जिससे कि जो मैं आपको आंसर कर सकूँ, या डायरेक्टली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग आपका जो कुछ अदर फैक्ट्स हैं आपके, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स आपके होते हैं, ठीक है, किन प्रिंसिपल के ऊपर इंश्योरेंस काम करता है, या फिर आपका जो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी होती है मेजर आपका, जैसे कई बार आप लोग सुनते होंगे जैसे फोर क्लोजर होता है, राइडर्स होते हैं, ठीक है, प्रीमियम आपका होता है, अल्टरेशन आपका होता है, ये जितने भी जो टर्म्स आपके यूज होते हैं आपके, ठीक है, सब्रोगेशन एंड ऑल, ठीक है, ये इन सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। देन अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग आपका जो टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनके ऊपर हम लोग आएंगे, ठीक है। देन एक और वीडियो जो इंश्योरेंस के ऊपर होगा, देन हम लोग कुछ आपका मेमोरी बेस्ड टेस्ट आपका करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, जो इंश्योरेंस या बीमा के जो सिद्धांत होते हैं आपके, ठीक है। अब जनरली जो इंश्योरेंस है वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। एक इंश्योरेंस कंपनी और आपका इंश्योरेंस कंपनी और एक कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका चीज़ें लिखी जा रही है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपका जो भी इंश्योरर है, ठीक है, उसको आपका इंश्योर कर रही है कि अगर कल के डेट में आपके साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जैसे कार इंश्योरेंस है, तो अगर आपकी कार को कुछ होता है तो हम आपको वैसे ही नई कार खरीदने के लिए पैसा देंगे। या क्रॉप इंश्योरेंस, खेती का इंश्योरेंस आपने करा रखा है, अगर आपकी खेती नष्ट होती है तो आपकी खेती का हर्जाना हम लोग देंगे। तो इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट आपका दो पार्टीज के बीच में आपका, ठीक है, बेसिक आपका। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, कुछ आपका कुछ मेजर सिद्धांत जिनके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। तो उन प्रिंसिपल्स को आपका समझते हैं। पहला लाइन जो हम लोगों ने लिखा है आपका, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जो कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम है आपका, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका वो है 1872, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इंश्योरेंस एक्ट, ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी किसके अंडर आता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपका बोथ पार्टीज का एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, मतलब दोनों पार्टी उस एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, इट मीन्स आपका, ठीक है। तो दोनों पार्टीज एग्री करते हैं उसके लिए, जिसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको प्रॉमिस कर रहा है उस सम एश्योर्ड के लिए, और जो जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो प्रीमियम देने के लिए एग्री कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट क्या होता है कि कोई भी एक पार्टी अपने मर्जी के बिना उसको नहीं छोड़ सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टी अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा है तो दोनों पार्टीज का एग्री होना जरूरी होता है एक पर्टिकुलर सेटलमेंट के ऊपर, ठीक है। तो कभी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ेंगे तो इसकी बहुत सारी गाइडलाइंस होती है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। वही सारी गाइडलाइंस आपका एप्लीकेबल होंगी किसके ऊपर, आपका इंश्योरेंस एक्ट के ऊपर आपका, या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। लेकिन आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके अलावा कुछ और एडिशनल चीजें आपकी होती हैं। तो जो सेकंड लाइन है आपका, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर सब्जेक्ट टू टू एडिशनल प्रिंसिपल्स, ठीक है। पहला तो क्या होगा कि जितने भी जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए जो भी गाइडलाइंस होंगी वो फुलफिल होंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टी का एग्री होना जरूरी होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपका होता है, ये सारी चीज़ें जो इसमें आपका मेंशन होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए या अदर्स, वो सारी चीज़ें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अलावा दो एडिशनल प्रिंसिपल आपके हैं किसके लिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब वो दो एडिशनल इंश्योरेंस कौन कौन से हैं आपके, या कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, पहला आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, और दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ
इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। तो दो जो अलग गाइडलाइंस होती हैं या जो अलग चीज़ें आपका जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर नहीं आती हैं, इनके अलावा जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ और आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये क्या होते हैं, इनको हम लोग समझेंगे वन बाय वन आपका, ठीक है। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ फेथ हम लोग इसको बोलते हैं, या गुड फेथ मतलब दोनों पार्टीज के बीच में जो ट्रस्ट का लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, हाई होना चाहिए। अब इस लाइन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं आपका, लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है, लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। जैसे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपका आ रहा है, ठीक है, तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी की जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उनके बारे में आपका जो भी बायर है उस पॉलिसी का, उसको क्या होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आईआरडीए क्या बोलता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा जो टर्म एंड कंडीशंस होती थी वो बहुत छोटे लेटर्स में आपका लिखा जाता था, जिससे कि वो पढ़ने में ही नहीं आते थे, ठीक है। तो अभी इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज करा गया, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ रिकॉर्डेड आपकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डेड आपका, जैसे आपका अगर आप कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उसकी कुछ गाइडलाइंस जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिनके कि किन एरियाज के अंदर इंश्योरेंस काम नहीं करता या कहाँ पे काम करता है, वो सारी चीज़ें आपका। तो पहला जो हम लोगों ने बोला प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में जो ट्रस्ट का लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, काफ़ी हाई होना चाहिए, ठीक है। जो बायर है, जो भी उस पॉलिसी को परचेज करा है, उसको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए किसके बारे में, आपका उस पॉलिसी के बारे में, ठीक है। द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर आर बाउंड बाय अ गुड फेथ, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, ठीक है। मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज, ठीक है, जो भी उसके जो मेजर की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो मेजर मेजर चीजें हैं वो क्या होना चाहिए आपका, डिस्क्लोज होनी चाहिए आपका उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो पहला आपका लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो पोजीशन है, ठीक है, जैसे अगर हम लोग इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा, ये पॉलिसी काउंट कैसे होती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक पर्सन है आपका एक्स वाई जेड, वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए गया, ठीक है। अब जब हेल्थ इंश्योरेंस उसका कराया जा रहा है, ठीक है, तो एक नॉर्मल मेडिकल आपका टेस्ट होता है। अब उसमें उनसे कुछ चीज़ें आपका पूछा जाता है, जैसे उन्होंने पूछा आपका आप अल्कोहलिक हैं नहीं हैं, या स्मोक करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो जब उसने वो पॉलिसी लिया, तो अब क्या होता है, अगर आप अल्कोहलिक और स्मोक पर्सन हैं, ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका जो प्रीमियम है, क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा होता है, आपको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपका प्रीमियम अमाउंट भी क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आपका उस बंदे ने क्या करा कि अपने प्रीमियम को कम रखने के लिए ये चीज़ इंश्योरेंस कंपनी से छुपा दी कि वो ना तो ड्रिंक करता है ना ही आपका स्मोकिंग करता है, ठीक है। अब कल के डेट में क्या हुआ कि 3 महीने या 4 महीने के बाद वो बंदा आपका बीमार हुआ, और बीमारी का जो रीजन था वो क्या था आपका, स्मोकिंग या फिर आपका ड्रिंकिंग, ठीक है, जिसकी वजह से वो बीमार हुआ। तो अगर अब वो ऐसे केस में आपका अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर क्लेम करेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देने से आपका क्या कर देगी, मना कर देगी। क्यों? क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो उसने अपने आप को क्या दिखाया था, नॉन अल्कोहलिक या नॉन स्मोकिंग आपका, ठीक है। लेकिन अभी जो रीजन है, जो डिजीज का मेजर रीजन है, वो क्या है आपका, अल्कोहल या फिर आपका स्मोक आपका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बोला कि दोनों पार्टीज को क्या होना पड़ेगा, फेयर होना पड़ेगा, ठीक है, ऑनेस्टी या फेथ के साथ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो पहली चीज जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा काफ़ी अच्छे ढंग से। आप इस एग्जांपल को याद रखें आपका, कि अगर आप कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर अपने बारे में बताने पड़ेंगे, ठीक है। अगर जैसे उस बंदे ने क्या करा, अल्कोहलिक था लेकिन नहीं बताया, और उसकी जो डेथ हुई या फिर जो उसका जो इंश्योरेंस क्लेम आपका था वो उसका रीजन आपका अल्कोहल था, तो वो आपका नहीं होगा। लेकिन हाँ, कंडीशंस अप्लाई। अब दूसरा कंडीशन क्या लिखा गया आपका, यहाँ पे एक चीजें, ये जो बात मैंने आपको बताई ये आपका आफ्टर 2 ईयर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, 2 साल के बाद वो चीज आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेक्शन 45 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सारी बातों में आपका, ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडर विच सेक्शन, ठीक है, जो हम लोग ये बात कर रहे हैं आपका सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1938, अ पॉलिसी कैन नॉट बी कॉल्ड a policy cannot be called any questions after 2 year from the date of commencement, ठीक है। तो अब इस ये क्लॉज क्या बताता है आपका, जैसे उस बंदे ने अपना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करा था, ठीक है,
अब क्या हुआ, उसको 2 साल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आफ्टर 2 ईयर उस बंदे की डेथ हुई, किसकी वजह से, अल्कोहल की वजह से। तो ऐसे टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी को उसको क्या करना पड़ेगा, क्लेम पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1938 सेक्शन आपका 45, जिसमें ये मेंशन है कि अगर कोई भी पॉलिसी, जिस डेट पे वो पॉलिसी ली गई है उसके 2 साल के बाद उसके ऊपर कोई भी कंडीशंस आपका अप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर वो सुसाइड केस कर लेता है, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर वो सुसाइड कर लेगा तो भी उसके फैमिली वालों को पूरा पैसा देना पड़ेगा। या फिर कोई अदर रीजन आपका, ठीक है, वो अल्कोहल से हो रहा है या फिर उसको आपका टोबैको की वजह से, कैंसर से उसकी डेथ होगी, तो हर चीज उसके अंदर क्या होगा, आपका क्लेम किया जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो कि ये बताता है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका आफ्टर 2 ईयर जो पॉलिसी कंडीशंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकती है, ठीक है। विद इन 2 ईयर अगर प्रॉब्लम होता है तो वहां पे उसके पास राइट है, लेकिन आफ्टर 2 ईयर कोई राइट नहीं रहेगा। या अगर उसने कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड कर किया तो उसका जो इफेक्ट हो 2 ईयर के बाद होता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी वहां पे आपका उसको क्लेम पे करना ही पड़ेगा। तो पहला प्रिंसिपल जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, नाम से क्लियर होता है, ठीक है। एक फेयरनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, या फिर आपका दोनों पार्टीज के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और आपका जो इंश्योरर है, उन दोनों के बीच में आपका क्या होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। लेट द बायर बी अवेयर, इसका मतलब आपका होता है, लेकिन ये कंडीशंस आफ्टर 2 ईयर अप्लीकेबल नहीं होती। अगर कोई भी हिडन इन्फॉर्मेशन है 2 ईयर के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सेकंड प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आपका कि हम लोग इंश्योरेबल इंटरेस्ट की आप सिर्फ ऐसी चीजों के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं जिनका इंश्योरेंस हो सकता है, ठीक है। आप कोई जैसे जैसे अगर आप लाइंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे उन्होंने क्या बोला, वेगेरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेगेरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेगेरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं आपके, जिनको हम लोग आपका बोलते हैं अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग आपका, ठीक है, जुआ हम लोग इसे बोलते हैं, सट्टेबाजी आपका करना। तो वेगेरिंग कॉन्ट्रैक्ट आर स्पेक्युलेटिव इन नेचर एंड नॉट इंश्योरेबल, ठीक है, कि आप किसी भी गैम्बल पे जो फ्यूचर में आने वाला रिजल्ट है उसके ऊपर आप उसका आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका वर्ल्ड कप के मैच आपके या आईपीएल के मैच हो रहे थे, तो आप किसी मैच को इंश्योरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि इस मैच में ये टीम जीतेगी और आपने उस पर पैसा लगाया और उस पैसे के ऊपर आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते, या कोई भी गैम्बलिंग आपका हो रहा है, ठीक है, तो उस गैम्बलिंग का आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते, पहली चीज आपका। दूसरा आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिट एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होगा, आप उसी चीज का इंश्योरेंस कर सकते हैं जो कि आपका जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी का हिस्सा आपका बना। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में आपका उन्होंने बताया कि आप किन चीजों का इंश्योरेंस कर सकते हैं या किन चीजों का इंश्योरेंस आपका नहीं कर सकते हैं। वेगेरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो भी स्पेक्युलेटिव्स आपके या जो स्पेक्युलेशन या फिर आपका जो गैम्बलिंग आपका है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओनली हम लोग उन चीजों का इंश्योरेंस कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी का हिस्सा बनी हुई है, ठीक है। तो दो चीजें आपका, पहला दो प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से आपका, ठीक है। लेट द बायर बी अवेयर और सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। सेकंड प्रिंसिपल आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर आपको क्वेश्चन ये देता है, जो भी मार्क है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेड बॉक्स में जो आपके, तो अगर आपको ये देता है कि वेगेरिंग कॉन्ट्रैक्ट का आपका इंश्योरेंस हो सकता है नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्लियरली होगा नहीं हो सकता। हम लोग सिर्फ इंश्योरेंस उन्हीं का कर सकते हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इंसेप्शन हो या जो कोटेड की गई हो। अगला आपका, आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीनों आपका। तो बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं इन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का, पहले तो सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर में आएंगे, ये एक्ट आपको ध्यान रखना है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सारी चीज़ें आपका इंश्योरेंस के ऊपर भी अप्लाई होंगी। इसके अलावा दो मेजर प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका, ये दोनों को आपका ध्यान रखना है। अब जो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आपका डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी
इसके अलावा क्या क्या जो अगर आप जैसे कभी भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपका परचेज करते हैं तो उसमें क्या क्या टर्म्स आपको मिलते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है या फिर आपका थ्रू आउट द पॉलिसी आपका है, बहुत सारे टर्म्स आपको सुनाई देंगे, ठीक है। तो वो टर्म्स क्या क्या होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे आपका, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, जिससे कि जो छोटे छोटे टर्म्स आपका वन लाइन में आपका है तो हर एक पॉइंट के बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग जो आपका पढ़ रहे हैं वो है आपका डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। अब ग्रेस क्या होता है, एक एडिशनल टाइम ड्यूरेशन, एक मतलब ग्रेस होता है ना, जैसे आप जैसे पहले कॉलेज स्कूल के अंदर होता है, जैसे आपका पासिंग मार्क्स है सपोज करो 50 मार्क्स, आपके 48 आए, ठीक है, तो 2 मार्क्स का उन्होंने आपको ग्रेस दे दिया अगर आप ऑल सारे सब्जेक्ट के अंदर पास हैं तो ऐसे ही यहाँ पे भी डेज ऑफ ग्रेस आपका जो इंश्योरेंस कंपनी जो उसमें क्या होता है आपका, जैसे सपोज करो आपका 15 ऑफ जनवरी, ठीक है, 15 ऑफ जनवरी, 15 जनवरी 2019 ये आपका क्या था, प्रीमियम का ड्यू डेट था, ठीक है। इस डेट पर आपको अपना इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना था 15 जनवरी 2019 को आपका, लेकिन आप किसी भी रीजन से आपका पॉलिसी अपना प्रीमियम पे नहीं कर पाए तो यहाँ से कितने दिन का और टाइम आपको वो इंश्योरेंस कंपनी देगी उसको हम लोगों ने क्या बोला आपका, डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन, एक एडिशनल टाइम ड्यूरेशन, कभी अगर आप कोई भी पॉलिसी होल्डर आपका कि उसको जो ड्यू डेट आपका मिलता है प्रीमियम का, जिस डेट पे उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है, उस डेट को मिस कर देता है तो उसके कितने दिन का समय उसको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगा उसको हम लोगों ने क्या बोला आपका, डेज ऑफ ग्रेस। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब डेज ऑफ ग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं, द ग्रेस पीरियड वुड बी 1 मंथ इन केस ऑफ ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, ठीक है। अगर आपका जो प्रीमियम है, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, अगर वो 3 टाइम ड्यूरेशन में जा रहा है, आपका ईयरली बेसिस पे जा रहा है या आप हाफ ईयरली 6 महीने में दे रहे हैं या फिर आपका क्वार्टरली दे रहे हैं, तो आपका डेज ऑफ ग्रेस क्या होगा आपका, 1 मंथ आपका होगा। तो 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। जैसे अगर सपोज करो ये आपका था ईयरली प्रीमियम आपका जा रहा था 15 जनवरी 2019, तो 15 फरवरी 2019 तक का टाइम हम आपको देंगे, ठीक है। विद इन दिस पीरियड आपको इसको पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। तो लैप्सेशन मतलब पॉलिसी के जो बेनिफिट है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका अगर हम लोग आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर, आपका हाफ ईयरली या फिर आपका क्वार्टरली बेसिस, तो आपका 1 मंथ। और अगर आपका जो प्रीमियम है वो क्या है आपका, मंथली बेसिस पे आप पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका इंश्योरेंस जो प्रीमियम जा रहा है वो क्या जा रहा है आपका, मंथली बेसिस पे, तो हम आपको कितने डेज का आपका ग्रेस पीरियड देंगे, 15 डेज का। जैसे सपोज करिए मंथली बेसिस पे आपका प्रीमियम जा रहा था तो 15 जनवरी है तो 30 जनवरी 2019 तक का टाइम आपको दिया जाएगा। विद इन 15 डेज आपको क्या करना होगा, प्रीमियम को पे करना होगा, अदरवाइज आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं आपका डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, बेसिक कि एक जैसे हम लोग जिस डेट पे अपना प्रीमियम पे करते हैं उसको हम लोग ड्यू डेट बोलते हैं, ठीक है। हर एक प्रीमियम का एक ड्यू डेट होता है, ठीक है, हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। जैसे हमारे केस में क्या था, 15 जनवरी 2019। अब किसी भी रीजन से जो जिसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी वो आपका उस डेट पे इंश्योरेंस को आपका नहीं पे कर पाया, ठीक है, प्रीमियम नहीं पे कर पाया, तो उस डेट के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको कितने दिन का समय दे रहा है उसको हम लोगों ने क्या बोला आपका, डेज ऑफ ग्रेस। अब डेज ऑफ ग्रेस पहले से डिफाइन है, जो आपका अगर प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली बेसिस पे जाता है तो आपको 1 मंथ का ग्रेस पीरियड मिलेगा, और अगर आप मंथली बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा। तो इसको ध्यान रखें, आपका टाइम ड्यूरेशन एंड आपका ग्रेस पीरियड। अगला जो टर्म है आपका वो है आपका प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, आई होप कि आप हर कोई जानता होगा प्रीमियम क्या होता है। अमाउंट पेड बाय पॉलिसी होल्डर टू इंश्योरर is called premium, a amount paid by a policy holder to insurer, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी XYZ कंपनी से कोई इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस इंश्योरेंस को खरीदने के लिए आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो आपका अमाउंट आया आपका 7,000 रुपये, आप 5 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, 7,000 रुपये का आपका अमाउंट बना, प्रीमियम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको क्या बोला गया आपका, प्रीमियम आपका, ठीक है। तो कोई भी अगर हम लोग किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो उस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपको जो अमाउंट पे करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रीमियम बोलते हैं। अब ये प्रीमियम के कैलकुलेशंस कौन करता है,
तो कैलकुलेशंस ऑफ प्रीमियम इज डन बाय एक्चुअरीज। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम हर कोई जानता है, लेकिन ये प्रीमियम कैलकुलेट कौन करता है कि किसी भी पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस या किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम कितना होगा, ये कौन डिसाइड करता है? उस कंपनी के एक्चुअरीज। ठीक है, एक्चुअरीज कौन होते हैं? एक्चुअरीज एक्चुअली क्या है, एक वर्किंग प्रोफाइल है। ठीक है, जैसे आप पीओ हैं, कोई आप जैसे एएओ के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई आपका फंड मैनेजर है, ऐसे अलग अलग प्रोफाइल होते हैं वर्किंग के। तो जो एक्चुअरीज हैं वो क्या है, वो भी एक जॉब प्रोफाइल है, किसके अंदर? इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। और इनका काम क्या होता है आपका? टू कैलकुलेट प्रीमियम या टू कैलकुलेट प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी। कोई भी नई इंश्योरेंस पॉलिसी आती है तो उसके लिए प्रीमियम को कैलकुलेट करने का काम करते हैं आपके एक्चुअरीज। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। प्रीमियम प्रीमियम की इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करने के लिए हम लोग जो अमाउंट पे करते हैं, और एक्चुअरीज जो इसको कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ध्यान रखें आपका। अगला लेबल प्रीमियम। अगर आपको पूछता है व्हाट इज लेबल प्रीमियम, तो लेवल का मतलब होता है इक्वल आपका। ठीक है, इक्वल प्रीमियम एट ईच स्टेट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे आपने कोई XYZ इंश्योरेंस पॉलिसी आपका खरीदा, ठीक है, XYZ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने खरीदा, तो इसका जो प्रीमियम होगा वो क्या होगा? हर साल क्या होगा आपका? सेम होगा। जैसे सपोज कर लो आप ईयरली पे कर रहे थे, ठीक है, ईयरली इसके लिए आपका पेमेंट कर रहे थे, पहले साल आपका था 7,000, तो अगर आपने कोई फॉल्ट नहीं करा तो अगले साल भी क्या होगा आपका? 7,000 ही होगा, या अगले साल भी आपका 7,000 ही होगा। ठीक है, आपने 10 ईयर के लिए करा तो हर साल आप क्या करेंगे? 7,000 रुपये का ही प्रीमियम पे करेंगे। आपकी एज बढ़ रही है, रिस्क बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो इसको क्या बोला जाता है? आपका लेबल प्रीमियम। ठीक है, अगर आप कभी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा? योर लेबल प्रीमियम इज ₹7,000, या जो भी XYZ अमाउंट आपका है। ठीक है, तो लेवल प्रीमियम क्या हो गया? इक्वल प्रीमियम एट ईच स्टेट ऑफ लाइफ। ठीक है, ध्यान रखें इसको आपका। अब अगला जो पॉइंट है लोडिंग। ठीक है, लोडिंग आपका, लोडिंग क्या है आपका? ये प्रीमियम के ऊपर ही काउंट होता है आपका। इंक्रीज इन द नेट प्रीमियम ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, अगर आपका जो नेट प्रीमियम आपका हो रहा है उसके अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, जो आपका प्रीमियम अमाउंट बन रहा है उसमें कोई भी इंक्रीमेंट आपका। अब ये इंक्रीमेंट सम रीजंस, जैसे इसने बोला, ये सम रीजंस क्या होते हैं अगर हम लोग इनकी बात करते हैं? जैसे ऑफिस फी आपका होता है। ठीक है, अगर आप कभी भी कोई इंश्योरेंस परचेज करेंगे तो आपसे ऑफिस चार्जेस लेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेसिंग फी आपसे लेगा, इसके अलावा टैक्सेस आपसे लेगा। ये जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं उस अमाउंट के ऊपर 7,000, ठीक है, 7,000 प्लस आप इसके ऊपर जो ऑफिस फी या टैक्सेस या जो आपका मैनेजमेंट फी ये जो पे कर रहे हैं, ये क्या होगा सारा? ये क्या कहलाएगा आपका? लोडिंग आपका। ठीक है, तो अगर उसने कैलकुलेट करा है 7,000 तो उसके ऊपर कुछ एडिशनल होगा जिसमें आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने, या ऑफिस फी या मैनेजमेंट फी, ये सारी चीजें जिसमें क्या होती हैं आपका ऐड होता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका लोडिंग। लोडिंग इन आपका प्रीमियम, तो इंक्रीज इन नेट प्रीमियम ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखा आपका। लोडिंग, लोडिंग लोड होता है ना, लोड, किसी के ऊपर लोड पड़ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इसके ऊपर क्या हो रहा है? भार बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है क्यों? अब प्रीमियम, लोडिंग यूज होता है प्रीमियम के लिए। ठीक है, लोडिंग को आपको लिंक करना है प्रीमियम के साथ। अब प्रीमियम में लोड बढ़ रहा है, प्रीमियम में भार बढ़ रहा है, किसकी वजह से? किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? आपका लोडिंग। अगला जो है आपका नेक्स्ट वन आपका लैप्स एंड नॉन फॉर फीचर। ठीक है, लैप्स एंड नॉन फॉर फीचर। फॉर फीचर होता है दोबारा स्टार्ट करना, नॉन फॉर फीचर जब खत्म हो गया पॉलिसी आपका। ठीक है, तो लैप्सेशन आपका, लैप्स हम लोग जानते हैं ना, कोई चीज खत्म हो जाना, उसके बेनिफिट्स खत्म हो जाना। प्रीमियम डिफॉल्ट इज कॉल्ड अ नॉन फॉर फीचर। ठीक है, जैसे आपने 10 साल के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, पहले साल आपने प्रीमियम दिया, अब दूसरे साल 15 जनवरी 2020 आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आपका जाना था, लेकिन आप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाए। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या दिया? कुछ दिन का समय देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेस पीरियड। आपको ग्रेस पीरियड दिया गया आपका। अब एनुअल जा रहा है तो कितने दिन का मिल रहा है आपको? 1 मंथ का। ठीक है, तो 1 महीने का इंश्योरेंस कंपनी ने आपको ग्रेस पीरियड दिया, लेकिन आप विद इन अ मंथ उस प्रीमियम को पे नहीं कर पाए, तो लैप्सेशन आपका क्या हो गया? एक तो आप प्रीमियम डेट पर नहीं दे पाए, दूसरा जो ग्रेस पीरियड आपको दिया गया उसमें भी नहीं पे कर पाए, तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी, या नॉन फॉर फीचर। नॉन फॉर फीचर होने का मतलब क्या है? कि उस पॉलिसी या उस कॉन्ट्रैक्ट के जो बेनिफिट थे वो क्या हो जाएंगे? सारे खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका लैप्स या नॉन फॉरफीचर। तो लैप्सेशन, लैप्स से याद रखें, बोलते हैं ना तेरी पारी लैप्स हो गई, लैप्स खत्म होगी, ठीक है, लैप्सेशन आपका, ठीक है। तो जनरली नॉन फॉरफीचर किसके लिए यूज होगा आपका, कि जब उसके बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे ड्यू टू प्रीमियम डिफॉल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका अगला जो टर्म है वो है अल्टरेशन। अल्टरेशन बोलते हैं ना अल्टर कराना है, ड्रेस को अल्टर कराते हैं, चेंजेस आपके, ठीक है। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंजेस, कुछ सुधार अपने उसके अंदर, ठीक है। तो चेंजेस क्या हो सकते हैं किसी भी पॉलिसी के ऊपर, कोई भी पॉलिसी के ऊपर जो जो हम लोग चेंजेस करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरेशन। पॉलिसी अलाउड सम चेंजेस, लाइक क्या क्या चेंज कर सकते हो आप, एड्रेस चेंज कर सकते हो, आपने जैसे अपना घर चेंज कर दिया तो एड्रेस चेंज हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आईडी, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स चेंज हो सकते हैं आपके, ठीक है। बट रिस्क कैन नॉट बी चेंज, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है आपका, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला आपका बेसिक पॉलिसी अलाउड सम चेंजेस, लाइक एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल आपके हो गए, ठीक है, या मेलिंग एड्रेस आपका है, कुछ भी आपका, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्क है आपका वो चेंज नहीं हो सकता। रिस्क क्या होता है, लाइफ के एज के साथ धीरे धीरे क्या होता है आपका बढ़ता जाता है, रिस्क कभी भी क्या होगा, कम नहीं होगा। जैसे अभी आपकी एज है सपोज करो 25 ईयर, और अब 10 साल बाद आप हो जाओगे 35 ईयर के, ठीक है। तो 25 ईयर के अंदर आपके अंदर रिस्क क्या है, बहुत कम है, क्यों, क्योंकि अभी आप यंग हो, आप हेल्दी हो, आप बहुत सारी आपका गेम्स स्पोर्ट्स इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो आप अब जॉब या बिजनेस घर गृहस्थी इनमें रह जाएंगे, तो आपका कहीं ना कहीं एज बढ़ रहा है, आपका बॉडी आप स्केल्स आपके घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, डिजीजेज या इन सब चीज़ों का होना बढ़, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, तो जिससे आपके ऊपर रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी पॉलिसी क्या होगा आपका, आपके एड्रेस या इन सारी चेंजेस को तो आपको अलाउ करेगा, लेकिन वो रिस्क को अलाउ नहीं करेगा। जैसे अभी यहाँ पे वो आपको दे रहा था, सपोज करो 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड, अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो यहाँ पे भी अगर आप रेगुलर प्रीमियम भरे ना 10 साल तक, तो ये सिर्फ 1 करोड़ ही रहेगा, ठीक है, ये 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। या जैसे अभी आपका जो एनुअल प्रीमियम था वो जा रहा था आपका 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये आप भर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप 35 साल में अगर एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या है कि आप 35 साल में नई पॉलिसी ले रहे हो 1 करोड़ का, तो आपका प्रीमियम 7,000 ना हो के बल्कि क्या हो जाएगा, 10,000 12,000 या कहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉलिसी है आपका उसके अंदर कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपके कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अल्टरेशन बोलते हैं, लेकिन जो रिस्क है वो आपका चेंज नहीं हो सकता, जिसको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका वो है राइडर्स, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के अंदर, राइडर्स एडिशनल बेनिफिट्स, ठीक है, हाईलाइटेड जो है उसको ध्यान रखें। राइडर्स का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप कुछ एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हो, जैसे आप अपने चाइल्ड को कवर करना चाहते हो, या फिर कोई जैसे फैमिली बेनिफिट आपने ले लिया, या फिर एक्सीडेंटल केस में आपका ड्यूल बेनिफिट आपने ले लिया। जैसे क्या होता है राइडर्स क्या होते हैं, जैसे किसी एक्स वाई जेड ने अपना किसी एक्स वाई जेड पर्सन ने अपना क्या कराया था, इंश्योरेंस कराया था, 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड था, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस था सपोज करो, और इसके लिए वो पे करा था आपका 7,000 रुपये पर एनम, ठीक है, एक साल में वो आपका कितना पे करा था, 7,000 रुपये आपका, ठीक है। अब आपका ये तो नॉर्मल था कि हर उसने बोला कि आने वाले 40 साल तक वो आपका 7,000 रुपये जमा करेगा, पे करेगा, और एंड ऑफ द मेच्योरिटी अगर उसका बीच में कभी भी डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसके फैमिली को 1 करोड़ रुपए पे करेगी। ये था नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें राइडर्स कैसे ऐड होगा, उसने क्या करा कि सर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको एक ऑफर दिया कि सर आप 500 रुपीज़ और एडिशनल पे करो, ठीक है, 500 रुपीज़ पर एनम और पे करो आप हर साल हमें, ठीक है। तो हम लोग आपको क्या करेंगे, अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है, ठीक है, अगर आपकी डेथ किसकी वजह से हो रही है, आपका एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, ठीक है, तो हम आपकी फैमिली को क्या करेंगे, आपका ड्यूल बेनिफिट देंगे। तो हम आपकी फैमिली को कितना देंगे, आपका 2 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है। नॉर्मल डेथ होगी तो आपका 1 करोड़ देंगे, लेकिन अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो आपकी फैमिली को कितना मिलेगा, 2 करोड़ रुपए आपका मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, आपका राइडर्स। उसने क्या करा, 500 रुपीज़ का राइडर ऐड करा, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल बेनिफिट उसको मिले 2 करोड़ के, ठीक है। तो आपका राइडर इज अ क्लॉज और कंडीशन दैट इज एडेड टू अ बेसिक पॉलिसी प्रोवाइडिंग एन एडिशनल बेनिफिट एट अ चॉइस ऑफ
प्रपोजर, ठीक है, जो प्रपोज कर रहा है मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी चॉइस के ऊपर ये क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा काफी अच्छे ढंग से। राइडर्स याद रखना है कैसे, एडिशनल बेनिफिट। नेक्स्ट वन आपका अगला एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहता है, यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसको हम लोग बोलते हैं यूलिप्स, ठीक है, काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। आपको इसको ध्यान रखना है आपका किस तरीके से, जो यूलिप प्लान है इसको याद रखना है कैसे, फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, इसको क्या बोला गया, आपका इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब जैसे यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होती थी 2008 में जब ये आई, ठीक है, और इंश्योरेंस का सबसे बेकार प्रोडक्ट इनको बोला गया था उस टाइम ड्यूरेशन में। अब होता क्या है इसमें, जैसे कोई एक्सवाइजेड पर्सन उसने 10 ईयर के लिए अपना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ठीक है, जिसका प्रीमियम आपका पड़ रहा था कितना, 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपए का वो आपका क्या कर रहा था, प्रीमियम पे कर रहा था, ठीक है। तो अब इसके लिए सम एश्योर्ड उसको दिया जा रहा था कितने का, सपोज करो 10 लाख रुपए का एंड ऑफ द 10 ईयर, ठीक है। अब उसने क्या करा, हर साल वो 10,000 रुपये जमा कर रहा था, ठीक है, और एंड ऑफ द 20 ईयर या 30 ईयर उसको 10 लाख रुपए पे करने का प्रॉमिस किया गया। तो अब इंश्योरेंस तो हो गया, कम इन्वेस्टमेंट। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, इस 10,000 रुपए को लगा दिया कहाँ पे, आपका स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर बाजार के अंदर, ठीक है। अब वो शेयर मार्केट के अंदर वो पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ। अब स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स के अंदर अब क्या होता है, शेयर्स के लिए आपका स्टेचुरी वार्निंग होता है ना, स्टॉक इन्वेस्टमेंट या इक्विटीज इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, कि जो शेयर बाजार में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो क्या होता है, मार्केट रिस्क का पार्ट होता है। मतलब अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर मार्केट बुरा रहा तो आपके पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट, अब इसको समझना कैसे है, डेथ बेनिफिट आर सर्टेन, ठीक है, अगर इस एक्सवाइजेड पर्सन की डेथ हो जाती है तो इसकी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा, 10 लाख रुपए मिलेगा, मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन मेच्योरिटी बेनिफिट आर अनसर्टेन, अगर जैसे इस बंदे ने इस पॉलिसी को किया था आपका 20 ईयर्स के लिए और विद इन 20 ईयर इसको कुछ नहीं हुआ, तो जो मेच्योरिटी पे इसको कितना पैसा मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका अनसर्टेन रहेगा। अनसर्टेन क्यों, क्योंकि हर साल ही जब 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं उसको हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर लगा रहे हैं। अब जिन स्टॉक मार्केट कंपनीज के अंदर उसने पैसा लगाया था उनके शेयर बढ़ भी सकते हैं और उनकी शेयर आपका कम भी हो सकते हैं। तो इसलिए यूलिप आपका, यूलिप को बोला गया यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी या प्लान, इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड डेथ बेनिफिट आर सर्टेन, अगर उस एक्सवाइजेड पर्सन की डेथ होती है तो जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है वो उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा, बट मेच्योरिटी बेनिफिट आर अनसर्टेन। लेकिन अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो जो जो करंट मार्केट वैल्यू हो गया उसके पोर्टफोलियो का वही पैसा उसको वापस होगा। वो हो सकता है 10 लाख से ऊपर भी पहुंच जाए और वो हो सकता है कि आपका उससे नीचे भी आपका है। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी आपका इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान। अगला जो पॉइंट है आपका वो है इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी, इंडेमिनिटी क्या होता है आपका, अप टू द इंश्योर्ड इंटरेस्ट, जो चीजें आपका इंश्योर्ड है उन्हीं चीजों को आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगा। द इंश्योरेंस कंपनी इंडेमिनिफाई और कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड इन केस ऑफ सर्टेन लॉसेस ओनली अप टू द इंश्योर्ड इंटरेस्ट। जैसे किसी ने अपने घर का इंश्योरेंस करा था आपका, ठीक है, किसी का ये घर है, ठीक है, किसी का घर आपका उसने अपना इंश्योरेंस करा था। अब अचानक क्या हुआ, इसके घर के अंदर क्या लग गया, आपका आग लग गया, फायर लग गया इसके घर के अंदर आपका। अब घर का इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी घर के साथ कुछ चीज़ों को कवर करती है, जैसे आपका जैसे उसका टीवी है उसका इंश्योरेंस है, या कुछ चीज़ें जो उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मेंशन है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी उस घर के अंदर जो इस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपका इंश्योर्ड नहीं थी, ठीक है, तो उनका नुकसान, जैसे उसने बोला कि मेरे पास 10 लाख रुपए का कैश पड़ा था तो उस 10 लाख के कैश को इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगा, ठीक है। या उसने बोला कि मेरे लॉकर में गोल्ड था तो गोल्ड आपका नहीं, इंश्योरेंस उसको आपका कवर अप नहीं करेगा, ठीक है। तो इंडेमिनिटी, इंडेमिनिफाई हम लोग क्या बोलते हैं कि जो चीजें इंश्योरेंस के अंदर कवर अप होंगी, ठीक है, उन्हीं को आपका इंश्योरेंस क्या करेगा, उन्हीं के लिए चार्ज करेगा और उन्हीं को आपका पे करेगा। अगला है फोर क्लोजर। फोर क्लोजर, क्लोजर हम लोग जानते हैं बंद करना, फोर एफ ओ आर ई लगा दिया तो इसका मतलब पहले ही आपका, ठीक है। तो बिफोर मेच्योरिटी, फोर क्लोजर क्या हो रहा है आपका,
बिफोर मेच्योरिटी, ठीक है। जैसे आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी 10 साल के लिए ली थी, आपने उसे 5 साल में ही बंद करवा दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका फोरक्लोजर, ठीक है। क्लोजिंग और राइटिंग ऑफ का मतलब भी आपका खत्म करना या बंद करना दी पॉलिसी बिफोर मेच्योरिटी, ठीक है। तो फोरक्लोजर क्या हो रहा है आपका, कि जब आप क्या कर रहे हो, अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है उसको क्या कर रहे हैं, आपका जो आपका मेच्योरिटी पीरियड है, जो निर्धारित टाइम है उससे पहले ही क्या कर रहे हैं, आपका बंद कर रहे हैं, ठीक है। अभी कितने सारे टर्म्स हैं आपके, गाइज जो वीडियो है हमारा वो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो अभी हम लोग आपका थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा लेंदी वीडियोस को आपका, ठीक है। तो अभी आपके लिए भी ज़्यादा हो जाएंगे टर्म्स वरना, ठीक है। तो आपको इन पॉइंट्स को, बेसिक पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी छोटा से छोटा डाउट अगर आपका है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, ठीक है, या मेल आप मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए होता है तो उसके लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। और गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप में आपका जो भी इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आपका दीजिए, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू वीडियोज़ रहेंगी। आई आई प्रॉमिस यू कि आप जो भी आने वाले वीडियोज या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर को अगर आप करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इन पॉइंट्स के थ्रू मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा टफ पॉइंट्स होते हैं क्योंकि आपने कभी इनके बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन टफ है तो सबके लिए है, खाली आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत इनको समझने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी हाईलाइटेड है, जैसे फोर क्लोजर आपका बिफोर मेच्योरिटी, जैसे इसके अलावा जैसे मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जैसे आपका इंडेमिनिटी बताया, आपका अप टू द इंश्योर्ड इंटरेस्ट, यूलिंक आपका यूलिप, इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान, राइडर्स एडिशनल बेनिफिट, तो आपका अल्टरेशन अलाउड सम चेंजेस। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपका नोट डाउन करना है, जिससे कि आने वाले समय में क्या हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजी कम हो जाए, ठीक है। आप पॉइंट टू पॉइंट कहीं पे नोट डाउन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इजीली इनको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, और धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा एक्चुअली अभी हम लोगों का चैनल बिल्कुल नया है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, जिसमें कि आप इसे थोड़ा अपने जो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि वो लोग सब्सक्राइब करें और उनको भी इनका बेनिफिट आपके मिले। जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें हम लोग आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड पार्ट 3 पार्ट 4 इनको लॉन्च करेंगे, देन पार्ट 5 जिसमें हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर को करेंगे, देन जर्नल अवेयरनेस साथ ही साथ हम लोगों का चला रहेगा। देखो क्या है कि ये जो पेपर है आपका, इसमें क्या है, इंश्योरेंस और आपका जी, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दो उसमें कॉमन रहता है और सबके स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। दूसरा, इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग रहेगा। तीसरा, जो स्कोरिंग रहेगा या जो आपका इस पेपर का जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेगा वो क्या होगा, आपका जनरल अवेयरनेस प्लस आपका जो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी या इंश्योरेंस अवेयरनेस है। सो इंश्योरेंस अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये आपका सारा पॉइंट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस सेशन। प्लीज कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्स। थैंक यू।